नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, जब भी संभावित वर वधू अर्थात जिन युवक युवती के विवाह के लिए अनुकूल पात्र की तलाश होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे सनातन धर्म में पालन करने के लिए कहा गया है, यानी उनका जांच पड़ताल करना चाहिए। और उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज में एक भय व्याप्त होता है वो मंगल को लेकर के, और उसके लिए यानी कि जिनको ज्योतिष के बारे में कोई तरीके का प्रॉपर ज्ञान भी नहीं है, वो भी मंगल की स्थिति को लेकर के आशंकित रहते हैं और अपने आप ही वो इसकी धारणा बना के बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा मंगलिक है या नहीं है, या मंगलिक है तो हमें मंगलिक लड़की चाहिए, या मंगलिक नहीं है तो हम जो है मंगलिक लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात उन परिवारों को ध्यान रखनी चाहिए कि ये डिसाइड करने का काम जो है उन्हें स्वयं अपने आप ना करके किसी योग्य ज्योतिषी से कराना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाता है। तो जब अष्टकूट मिलान किया जाता है, जिसमें कि विवाह के लिए 36 गुण का एक संख्या निश्चित की गई है शास्त्रों में, तो उसके साथ साथ ही मंगलिक दोष का भी उसके अंदर जिक्र आता है। तो अष्टकुश मिलान भावी वरवधू के विवाह के बाद जीवन में सुख की संभावना का आकलन किया जाता है, इसलिए अष्टकूट मिलान को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिससे कि विवाह के बाद में उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब मंगलिक दोष को लेकर के जो समाज में भय व्याप्त होता है या जो कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, उसकी वजह यह है कि उसका आधारभूत सिद्धांत उसको ना समझ पाना। जन्म कुंडली के लगन स्थान से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में मंगल हो तो ऐसी कुंडली मंगलिक कहलाती है। अब सवाल उठता है कि मंगल का परीक्षण कैसे करें। इसकी भी कई कैटेगरी है। इसमें सर्वप्रथम जो विचारणीय है वो है भौम पंचक दोष। भौम मतलब मंगल। मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये 5 क्रूर ग्रह होते हैं। इनकी उपरोक्त स्थानों में यानी कि 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में अगर स्थिति हो, सप्तमेश की 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में स्थिति हो तो भी मंगल दोष उत्पन्न करती है। इसे भौम पंचक दोष कहा जाता है। तो इसका भी एक ज्योतिषी को अच्छी तरह से आकलन कर लेना चाहिए कि कुंडली मंगलिक है कि नहीं। विवाह के लिए दूसरा और 12वां घर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब से संबंधित होता है और कुटुंब में वृद्धि को बताता है, और द्वादश भाव जो है 12वां भाव वो शैया सुख को बताता है। तो इनके ऊपर आने वाले प्रभाव को भी देखना होता है। अब ये जो 1, 4, 7, 8, 12 जो स्थान है कुंडली में, इनमें से मंगल किस किस स्थान में क्या क्या प्रभाव डालता है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर लगन में मंगल है तो मंगल अपनी दृष्टि से चौथे, 7वें और 8वें भाव को प्रभावित करेगा। यदि पापी है तो शरीर एवं गुप्तांग को बिगाड़ेगा और दाम्पत्य सुख को नष्ट करेगा। तो इसलिए लगन का मंगल जो है वो मंगलिक होने के साथ साथ उसका ये दुष्प्रभाव कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है मंगल की, चतुरस्थ मंगल, यानी कि चौथे घर में मंगल। यहां पर मंगल घर का सुख, पति, पिता और लाभ को प्रभावित करता है। चतुर्थ भाव में मंगल घर का सुख नष्ट करता है, इसलिए चतुर्थ मंगल की जो प्रभाव है
उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरी स्थिति आती है सप्तमस्त मंगल, यानी कि मंगल अगर 7वें स्थान में हो तो वहां से वो पति, पिता, शरीर और कुटुंब स्थान, यानी उसकी 8वीं दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ेगी और 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो इन स्थानों को प्रभावित करता है। तो सप्तम भाव में मंगल पत्नी सुख को नष्ट कर देता है, और जब गृहिणी ना हो तो घर कैसा। इसके बाद आता है अष्टमस्त मंगल, अर्थात 8वें घर का मंगल। लिंग मूल से गुदा तक का क्षेत्र अष्टम भाव कहलाता है। कालपुरुष की कुंडली के अंदर ये हमारा 8वां स्थान जो है, ये हमारे दोनों सीक्रेट ऑर्गन के बीच का स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर अगर मंगल मौजूद है तो ये अष्टमस्त मंगल होने के कारण ये इंद्रिय सुख, जो कि दाम्पत्य जीवन का आधार है, लाभ, आयु, दया और भाई बहन के सुख को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए अष्टमस्त मंगल को जो है ठीक नहीं बताया गया है। फिर आता है व्ययस्थ मंगल, यानी कि 12वें स्थान का मंगल। द्वादश भाव क्योंकि शैया सुख का है और पति पत्नी के लिए शैया सुख कुटुंब वृद्धि का सबसे बड़ा आधार है, तो यहाँ पर मंगल की मौजूदगी जो है शैया सुख में हानि करती है, उसमें कमी करेगी और उसको वो नष्ट करने का प्रयास करती है। फिर उसके साथ में द्वितीयस्थ मंगल, जो कि उत्तर भारत में नहीं लेकिन दक्षिण भारत में सेकंड हाउस के मंगल को भी इम्पोर्टेंस दी गई है कि द्वितीयस्थ मंगल जो है, यानी कि सेकंड स्थान पे जो कि वाणी का स्थान है, वहाँ पर मंगल की मौजूदगी से वाणी में दोष उत्पन्न करता है, कुटुंब में कलेश कराता है। द्वितीय भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, अष्टम पे पड़ेगी और नवम भाव पर होती है। तो इसके फलस्वरूप ऐसा मंगल संतान, स्वास्थ्य, आयुर्दया और भाग्य में रुकावट डालता है। तो ये तो हुई मंगल की मंगलिक स्थानों में अलग अलग जगह पर पोजीशन के हिसाब से उसके फल। अब इसके बाद में सवाल उठता है कि क्या इसका कोई उपचार है, कोई परिहार है? तो इसके लिए मंगल दोष का परिहार किस प्रकार से है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, वो कुंडलियों के मिलान के समय देखने वाली बात होती है। तो इसमें जैसे कि मेष राशि का मंगल लगन में हो, धनु का द्वादश भाव में हो, वृश्चिक का चतुर्थ भाव में हो और वृषभ का सप्तम में हो और कुंभ का अष्टम भाव में हो, तो मंगल दोष नहीं लगता, यानी कि उस कुंडली को आप मंगल दोष की श्रेणी से बाहर रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि 3, 6, 11 भाव में अशुभ ग्रह हों और केंद्र स्थान यानी 1, 4, 7, 10 स्थान या त्रिकोण स्थान नवम पंचम इन भावों में शुभ ग्रह हों तथा सप्तमेश 7वें स्थान में स्थित हो तो मंगल दोष नहीं रहता। तो यानी मंगल की इन स्थानों में इस ग्रह पोजीशन के हिसाब से मंगलिक दोष का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर एक स्थिति और आती है कि शनि मंगल अथवा कोई भी पाप ग्रह जैसे राहु, सूर्य, केतु आदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में वधू की कुंडली में, यानी कि अगर लड़की की कुंडली में है और उन्हीं भावों में वर की कुंडली में भी हो, इनमें से कोई ग्रह, तो मंगल दोष नहीं लगता, वहां पर कुंडली बैलेंस हो जाती है, एक दूसरे के दोष को वो काटते हैं। इसके अलावा अन्य एक और स्थिति होती है कि अगर मंगल के स्थान पर दूसरी कुंडली में शनि, मंगल, सूर्य, राहु या केतु इनमें से कोई एक ग्रह हो तो वह उस दोष को समाप्त करती है, उस मंगल के दोष को दूसरी की कुंडली के, वो या वर हो या वधु हो, इनके आपस के दोष को वो काट देती है। तो इस तरीके से भी मंगल का दोष वहां पर भी मान्य नहीं है। चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि वृषभ या तुला हो और उसके अंदर मंगल है तो मंगल वहां पे दोषकारक नहीं होता। अष्टम भाव में गुरु की राशि जो कि धनु या मीन है, इसमें अगर मंगल है तो भी
दोष कारक नहीं होता। यानी कि यहाँ पर चौथे और आठवें भाव में मंगल विद्यमान तो है, लेकिन शुक्र की राशियों में और गुरु की राशि और उनके भाव अलग अलग जैसे बताए, इनमें अगर मंगल है तो उसको हम मांगलिक दोष की श्रेणी में नहीं लेते। इसी प्रकार यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल यदि चर राशियों यानी कि मेष, कर्क, मकर इनमें अगर स्थित हो तो मंगल दोष नहीं लगता। इसके बाद में यदि गुरु मंगल की युति हो, चंद्र मंगल की युति हो या चंद्र केंद्र में स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। इसके अलावा एक और अन्य स्थिति है, यदि शुक्र द्वितीय स्थान में हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु मंगल के साथ हो या मंगल राहु से युति में हो या मंगल केंद्र में स्थित हो, तो भी मंगल दोष की श्रेणी में नहीं आता। वहां पर हम इसको मांगलिक दोष वाली कुंडली नहीं कहेंगे। 7वें भाव में यदि मंगल गुरु से दृष्ट हो तो मांगलिक दोष नष्ट होकर सभी सुख प्राप्त होते हैं। केतु का फल मंगल के समान होता है, अतः अश्विनी, मघा, मूल इन नक्षत्रों में अगर मंगल हो तो भी मांगलिक दोष नहीं होता। तो मित्रों, इस प्रकार अगर कुंडली में ये जो हमने अभी परिस्थितियां बताई, ग्रहों की स्थितियां बताई, अगर इस प्रकार हमारे कुंडली में विद्यमान हो तो हम उसको मांगलिक दोष की श्रेणी में नहीं रखेंगे और विवाह अन्यत्र किया जा सकता है। तो इसलिए जो आम जनमानस है वो स्वयं अपने आप से मांगलिक दोष का 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मात्र होने से इसका निर्णय ना करके किसी योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले करके भावी वर वधू के विवाह के बारे में निर्णय करें तो बेहतर होगा। आशा है ये संक्षिप्त सी चर्चा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।